हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नाम आपका दोस्त कपिल तिवारी। और आज जो है हम एयरफोर्स एफकेट जो एग्ज़ाम होती है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल के बारे में बात करेंगे। कैसे एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, ठीक है। और कितना पेमेंट मिलता है, मतलब क्या क्या पर्क्स होता है इसमें, ठीक है। कितना इंश्योरेंस वगैरह मिलता है, सब कुछ बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ, मैंने भी एग्ज़ाम निकाला हुआ है, ठीक है। और ये मेरा फेसबी का फोटो है, ठीक है। ये मैं हूँ यहाँ पर, ठीक है। और स्टेज वन होता है रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद स्टेज टू होता है उनका एफएसबी करके, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। जो चार पांच तरह के जो बोर्ड है वहाँ पे होता है। तो ये 3 एफएसबी है गांधीनगर वाला, ठीक है। यहाँ पे मेरा स्क्रीन इन हुआ था, उसके बाद जो है मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूँ, ठीक है। तो ये रहा मैं चेस नंबर 38 कपिल तिवारी के नाम से। चलिए, तो अब मैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम एफर्ट के बारे में, सारी एग्ज़ाम के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो मेन चीज़ है, अगर आपका मेन उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, तो इसमें पर्क्स बताता है, उसके बेनिफिट्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है आपको पहले। क्योंकि इसके स्टेज के बारे में बात करने से पहले इसके बारे में एक बार वो देख लेते हैं कि कितना क्या मिलता है इसमें, इसके पैकेज वगैरह क्या होता है, ठीक है। हालांकि ये पूरी सर्विंग जॉब है। आपको सबसे पहले जो हम स्टेज के बारे में बात कर लेते हैं, उससे पहले स्टेज वन होता है आपका, मतलब एक रिटर्न एग्जामिनेशन होता है आपका, ठीक है। रिटर्न होता है, ठीक है। उसके बाद फॉर्म भरते हैं, उसका रिटर्न होता है। उसके बाद अगर आप रिटर्न क्लियर कर लेते हैं, लगभग 300 नंबर का पेपर, 300 नंबर का पेपर होता है, उसमें 150, 170, 158 समथिंग कट ऑफ देती है ऑन एन एवरेज हर साल, ठीक है। तो इससे ज़्यादा, इससे प्लस मार्क्स आते हैं यहाँ पे। तो आप जो है स्टेज टू के लिए अगले दिन आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल में क्या होता है ना, आपको बोर्ड सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, स्टेज वन की टेस्टिंग होती है, ठीक है। स्टेज वन मतलब स्क्रीनिंग वाली प्रोसेस। उसके बाद स्क्रीन कॉन्फ्रेंस वाली जो स्टेज जो 4 दिन की, इसके बाद जो 4 दिन की जो प्रोसेस होती है वो। उससे पहले हम इसके पक्ष इसके बारे में बात कर लेते हैं। लेवल 10 का जो है पे कमीशन होता है इसमें, ठीक है आपको। और जो स्टाइपेंड मिलता, मतलब मिलता है 56,000 से जो 1,77,000 समथिंग तक का आपको जो है वो मिलता है, ठीक है। और जब आप ट्रेनिंग चलती है तो 56,000 रुपये आपको पर मंथ मिलता ही मिलता है। मतलब आप जैसे ही अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, रिकमेंड हो जाते हैं और आप मेडिकली फिट हो जाते हैं, और जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो आपको 56,000 रुपये स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है। आपको मिलने लग जाता है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, इन एडिशन टू पे अलाउंस एलिजिबल बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ड्यूटी, प्लेस है, पोस्टिंग, आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे है, उसमें क्या क्या मिलता है, अगर फ्लाइंग में है या फिर इन सब के हिसाब से जो है आपको ये मिलते हैं अलाउंसेस, ठीक है। उसके अलावा 1.10 करोड़ का इंश्योरेंस होता है, ठीक है। और 15 लाख का कंट्रीब्यूशन फ्लाइंग ब्रांच के लिए अलग से होता है, जो फाइटर पायलट वगैरह बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा फैसिलिटीज़ वगैरह जो है ये सब मिलता है आपको। और फैमिलीज़ को भी काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती है। चलिए, तो इसके बाद हम शुरू से बात करते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी आपके किस किस तरीके से इसको फॉर्म को भर सकते हैं, और आपकी क्या, मतलब कि ग्रेजुएशन में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया। 3 तरह की फ्लाइंग ब्रांच होगी, ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच होगी, और नॉन टेक्निकल ब्रांच होगी, ठीक है। अभी इसमें ये एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए इसमें जो है आपको डायरेक्ट एग्जाम नहीं देनी होती है, आप डायरेक्ट एफएसबी के लिए जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है मेन और वुमेन के लिए भी, और उसके बाद परमानेंट कमीशन के लिए भी होता है, ठीक है। ये ग्रांटेड परमानेंट कमीशन और लेटर ऑन, मतलब अगर ऑफिसर बन गए ना तो आपको परमानेंट कमीशन मिल भी जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आप वो एसएसबी क्लियर करके जा रहे हैं, तो वो चीज़ रहती है, ठीक है। अच्छा, फ्लाइंग ब्रांच के लिए एज क्या होती है, 20 से 24 साल, ठीक है। और ये जो डेट्स दी होती है वो भी इंक्लूड होती है। आप इन डेट्स, मतलब हर साल नोटिफिकेशन आता है, साल में 2 बार आता है, ठीक है। साल में 2 एग्जाम होती है। और सब एग्जाम क्लियर करना एक फिर भी इजी है, एसएसबी को क्लियर करना सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि भाई एग्जाम क्लियर कर लिया तो भाई ऐसा, ठीक है। इसमें सबसे मेन चीज़ ही एसएसबी है। एग्जाम हर बच्चा करता है, मेरे साथ वाले 20-20, 30-30 बार जो है एसएसबी दे चुके हैं, क्योंकि वो 10th 12th से ही चालू हो जाता है ओपन एंट्री, फिर एसीडीएस, फिर एनडीए, फिर सीडीएस। उसके पहले जो आया जेई मेंस है, जितनी भी ओपन एंट्रीज होती है वो सारी, वो एनसीसी भी होती है, तो एनसीसी की भी एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। तो उस टाइप से। और आप मिलिट्री स्टेटस क्या होता है, अनमेरिड होने चाहिए, ठीक है। चलिए मेन बात करते हैं फ्लाइंग ब्रांच के लिए। फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो अप्लाई करना होता है आपको, 11th 12th में जो है आपको मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए 10+2 लेवल में। आपने 10 पढ़ा, फिर 12 पढ़ा, और 50% मार्क्स होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होना ही चाहिए, मतलब सिर्फ 59.9 है तो भी नहीं चलेगा, आपको 60% चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये भी है, बी बीटेक में भी जा सकते हैं आप, ठीक है। ग्राउंड ड्यूटी के लिए ये सारी डिग्री आपके लिए एलिजिबल मानी जाएगी, ठीक है, अगर इन सब में से आप एक भी है तो। और फिर ये सबको आप देख सकते हैं। नॉन टेक्निकल में जो है, नॉन टेक्निकल में अगर आप लॉजिस्टिक में हैं तो भी आपको ये 10+2 तो एंड ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम 60 डिग्री के साथ, और फिर स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में। अच्छा, अगर अकाउंट्स ब्रांच के लिए जाना चाहते हैं तो बीकॉम वगैरह होना चाहिए आपके पास, और 10+2 होना चाहिए, और ग्रेजुएशन होनी चाहिए 60% के साथ बीकॉम वगैरह में, ठीक है। ये जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें एक चीज़ है, अगर आप
एजुकेशन जो है 10+2 पोस्ट ग्रेजुएशन इज 50% मार्क्स इन एनी डिसिप्लिन इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफरिंग पीजी। मतलब जैसे वो होता है ना, बीएससी प्लस एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, वो भी एलिजिबल माना जाएगा, ठीक है, वो भी माना जाएगा, ठीक है। एक second, तो वो भी चलेगा, ठीक है ना। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी होता है, ठीक है, ये सबको अगर हम देख सकते हैं। उसके बाद जो है, हाँ, ये चीज़ जो है, ये ओनली दोज कैंडिडेट हुआ 12th स्टैंडर्ड इन 10+2 पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्सेज, ठीक है ना। हाँ, उसके अलावा जो 60% मार्क्स का मैंने आपको बता ही दिया। चलिए इसके आगे जो सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड भी होता है, लेकिन वो सब लेटर ऑन चेक होता है। उसके पहले आपका जो है, पहले आप एग्जामिनेशन निकालें, उसके बाद जो आप स्क्रीन इन हो, स्क्रीन के बाद अगर आप कॉन्फ्रेंस में रिकमेंड होते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो है आपको मेडिकल किया जाएगा। फिर मेडिकल में अगर आप क्लियर होते हैं तो उसके बाद जो है आपको ट्रेनिंग पीरियड के लिए बुलाया जाएगा। 550 की मीटिंग की फीस होती है ऑनलाइन, ठीक है। उसके अलावा आप एक बार सिलेबस के बारे में पूरी बात कर लेते हैं। ये सब कुछ दे रखा है आपको इसमें, ठीक है? ये इस तरह का क्वालिफिकेशन, ठीक है। चलिए सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कैसा होता है सिलेबस आपको, क्योंकि ये इतना इतना टफ नहीं होता एग्जाम। मेन चीज़ें वो होती है, मैंने जो आपको बताया। एफकेट एग्जाम के लिए चार सब्जेक्ट होते हैं: जनरल इंग्लिश, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग जिसे कहते हैं, ठीक है, एप्टीट्यूड। 2 घंटे का पेपर होता है, आराम से 120 मिनट मिलते हैं आपको, ठीक है, 120 मिनट मिलते हैं। और आपको 100 क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। और आपको 300 मार्क्स का हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 300 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। उसमें से लगभग आपको 50% मार्क्स लाने हैं, 50+% ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। मतलब लगभग लगभग है ना, अधिकतर 157, 158 या 156 इस तरह की जो है कट ऑफ जाती है, ठीक है। तो आप इजीली क्लियर कर सकते हो। तो उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग देख लेते हैं। 3 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर ईच सिंगल आंसर, ठीक है। उसके बाद एक आंसर हर मार्क्स पे जो है, मतलब अगर आपने गलत किया तो हर नेगेटिव मार्किंग जो है 1 मार्क्स कटेगा आपका, ठीक है ना। और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आराम से जो है कोई मार्क्स नहीं कटेगा आपका, ठीक है ना। इस तरीके से ये 4 सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश अच्छी खासी आती है, मतलब इंग्लिश में अगर आपने पढ़ लिया ना, तो जैसे इडियम्स फ्रेजेस रिपीट भी होती है, इसके पुराने पेपर भी है, तो इजीली आप पेपर निकाल सकते हैं। अगर आपने थोड़ा भी अगर एसएससी की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी ये एकदम आराम से निकलता है आपका, ठीक है। तो ये सारे जो है इंग्लिश के तैयार है। फिर जीएस में तो आप कुछ भी पढ़, सब कुछ आ सकता है। वैसे वर्ड अफेयर भी काफ़ी आता है इसमें, ठीक है। फिर मैथ्स में आपको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता, मैथ्स ईजी पूछी जाती है, मतलब आराम से, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है भाई मैथ्स करने में। मतलब आपको एडवांस मैथ्स तो बहुत कम ही पूछी जाती है, ठीक है ना। जैसे ये डेसिमल, फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, ये बेसिक बेसिक जो सिंपल मैथमेटिक्स होती है उसी के बारे में पूछा जाएगा। रीजनिंग में भी आप देख के क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश कर लिया ना, जैसे ये 2 सब्जेक्ट तो आपके इजीली बन जाएंगे, ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स, ठीक है ना। अब जीएस का रहता है जो आपको थोड़ा पढ़ना ही पड़ता है, जीएस का कुछ कह नहीं सकते, सब कुछ अनसर्टेन होता है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश का अगर आपने इडियम फ्रेजेस और ये अगर ढंग से करके चले गए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता इसमें, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट अवेलेबल, अगर आपने प्रीवियस ईयर भी कर लिया ना, तो मैं बता रहा हूँ इसमें आपका कट ऑफ क्लियर होने से तो कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मेन गेम जो है इसमें जो है मेन गेम जो है एसएसबी का है। तो ये एग्ज़ाम खाली एक ये है, हर कोई बच्चा नहीं चला जाए एसएसबी देने, इसलिए जो एग्ज़ाम रखी जाती है, ठीक है। ये सारे सेंटर्स हैं एग्जामिनेशन के, और इनमें बिल्कुल स्ट्रिक होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जैसे इसमें रहता है कि भाई हाफ टी शर्ट एडमिट कार्ड पे सारे इंस्ट्रक्शन जरूर पड़े। अगर किसी फुल शर्ट की बोल उन्होंने हाफ टी शर्ट की बोल रहा, अगर आप फुल चले गए तो फिर आपको शर्ट खुलवा के ही अंदर भेजा जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये एसएसबी के लिए जो है सेंटर बता रखे। 1 एफएसबी देहरादून, 2 एफएसबी मैसूर के लिए, 3 एफएसबी गांधीनगर जिसमें मैं गया हुआ था, ठीक है, 4 एफएसबी वाराणसी है, और 5 एफएसबी गुवाहाटी है। इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है स्क्रीनिंग जिस दिन होते हैं आप उसी दिन जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, तो वो बहुत एक्टिव हो जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा, इसी के अलावा जो है ये स्टेजिंग, ये सबसे पहले जो हमने इस बारे में बात की थी, अगर आप स्क्रीन इन होते हैं तो उसी दिन सेम डे जो है इवनिंग में आपका चालू हो जाता है 4 दिन का। फिर जो है आपका एसएसबी का टेस्ट होता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में। अगर प्रीवियस ईयर भी आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बताया ही है, ठीक है ना। तो इसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप पूछ सकते हैं, इसके अलावा कमेंट कर सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। और ये मैं खुद जाके आया हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको सलाह दे सकता हूँ सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कर सकते हैं कोई भी डाउट हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।